If you think you are bad, I am your dad. मैंने जंगें तुम्हारी पैदाइश से पहले की लड़ना शुरू की हुई है। मैं अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ एक फौजी पर जा गिरा और उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसकी हाथ से राइफल छीन ली और तीनों भारतीय फौजियों को ढेर कर दिया। दूसरे ही लम्हे में मस्जिद के दरवाजे की तरफ लपका। पहलू वाली गली से निकलते ही मैं ठठक गया। दो इमारतों से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। फिजा में पेट्रोल की बू फैली हुई थी। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि आग इत्तफाकिया नहीं लगी थी बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। चारों तरफ फायरिंग और चीखों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं अपने घर की तरफ दौड़ा और गली के मोड़ पर पहुंचकर रुक गया। मेरे मकान और उसके साथ दूसरे दो मकानों से आग के शोले उठ रहे थे। दो फौजी एक लड़की को घसीटते हुए एक तरफ ले जा रहे थे। लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चीख रही थी। वो राबिया थी, मुझसे 2 साल बड़ी मेरी बहन। मैंने फौजियों का निशाना लेकर राइफल का ट्रिगर दबा दिया। राइफल खटखटा कर रह गई, वो खाली हो चुकी थी। मैं दौड़ता हुआ इन फौजियों की तरफ लपका और उसी वक्त मुझे यूं लगा जैसे मेरी एक टांग में अंगारे भर गए हों। मैं लड़खड़ाता हुआ संभल कर आगे दौड़ता रहा। मेरे चारों तरफ आग थी और गोलियां बरस रही थीं, मगर मैं रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। एक फौजी ने मुझे देख लिया और अपनी राइफल का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। मैं राइफल की जद पर था और हमारे दरमियान फासला भी चंद मिनट से ज़्यादा नहीं था। राइफल किसी भी लम्हे शोले उगल सकती थी और ये शोले मेरे दिल में पेवस्त होकर मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर सकते थे। मैंने मस्जिद में छीनी हुई भारतीय फौजी की राइफल को नाल की तरफ से पकड़ लिया और दाएं पैर पर जोर देकर पूरी कुव्वत से उछला। सामने वाली फौजी की राइफल का रुख मेरी तरफ था। मुझे इस तरफ उछलते देखकर उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। मैं किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ता हुआ इसके करीब पहुंच रहा था और फिर मैंने दौड़ते हुए अपने हाथों में पकड़ी हुई राइफल को लठ की तरह घुमा दिया। राइफल का बट इस फौजी के सर पर लगा। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ खारिज हुई। वो इसकी आखिरी आवाज़ थी। राइफल के बट की ज़रब से उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए थे। राइफल अभी तक उसके हाथों में थी और ये शायद उसके जिस्म में पैदा होने वाली तशन्नुद का नतीजा था कि ट्रिगर दब गया। राइफल का रुख उस वक्त ऊपर की तरफ था। नाल से निकलने वाली गोलियां आसमान को छूने की कोशिश करने लगी। वो फौजी कटे हुए दरख्त की तरह लहराया और ढेर हो गया। इसकी खोपड़ी से खून फुआरे की तरह उछलने लगा। भेजा भी पानी की तरह खोपड़ी से बह निकला। दूसरा फौजी मेरी बहन राबिया को घसीटता हुआ दूर गज दूर जा चुका था। इसके हाथ में राइफल थी। अपने साथी की चीख सुनकर उसने मुड़कर देखा और फिर उसका चेहरा भी खौफ की शिद्दत से धुआं हो गया। उसने राबिया को छोड़ दिया और राइफल को दोनों हाथों से पकड़कर मेरी तरफ सीधे करने लगा, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और एक बार फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करता हुआ पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला। ये उस नारे तकबीर का असर था कि वो भारतीय फौजी दहशत ज़दा हो गया। वो अगर चाहता तो बड़ी आसानी से मुझे छलनी कर सकता था, लेकिन वो बुज़दिल था। बुरी तरह बदहवास होकर चीखता हुआ एक तरफ भाग निकला। वो इस कदर खौफज़दा हुआ था कि राइफल भी एक बोझ समझकर फेंक दी थी। मैं छलांग लगाकर राबिया के करीब गया। राबिया अब भी बुरी तरह चीख रही थी। उसकी कमीज़ एक कांधे से फट गई थी और वो वहशत ज़दा सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। राबिया बाजी भाग जाओ उस गली में, चाची जुलैखा के घर की तरफ, मैंने चीख कर कहा, मगर रुका नहीं और उस फौजी के पीछे दौड़ लगा दी जो अपनी जान बचाने के लिए वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। वो फौजी दूसरी गली में मुड़ चुका था, मगर मैंने इसे ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। मैंने चंद फीट दूर ही से छलांग लगा दी और नीचे गिरते हुए अपनी एक टांग उसकी टांगों में उलझा दी। भारतीय फौजी चीखता हुआ लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा। इसने उठने की कोशिश की मगर लड़खड़ा कर फिर गिर गया। इस दौरान में मैं संभल चुका था। वो राइफल अभी तक मेरे हाथ में थी जिसे मैंने एक बार फिर लठ की तरह नाल की तरफ से पकड़ लिया और फौजी के जिस्म पर ज़रबे लगाने लगा। पहली ज़रब उसके बाएं कांधे पर लगी, वो बुरी तरह बिलबिला उठा। दूसरी ज़रब उसकी पसलियों पर लगी। तवक्कुफ किए बगैर तीसरी ज़रब उसके दाएं घुटने पर लगाई। वो चीखता हुआ ज़मीन पर लौटने लगा, लेकिन इसकी चीखों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे हाथ नहीं रुके। मुझ पर जुनून सतारी था। इस वादी में रोज़ाना हमारी मासूम ख़वातीन और बच्चों की चीखें गूंजा करती थी। ये बेरहम दरिंदे जब इन बेगुनाहों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते थे तो उनकी चीखों से आसमान थर्रा उठते थे, ज़मीन कांप उठती थी, लेकिन इन खूनख्वार भेड़ियों पर
इन मासूमों की चीखों से और आहो फगा का कोई असर नहीं होता था तो मैं इस दरिंदे की चीखों से कैसे मुतासिर हो सकता था। मुझ पर जुनून सतारी था। न जाने मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मेरे हाथ मशीनी अंदाज से चल रहे थे। राइफल के बट की हर ज़रब से वो भेड़िया पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से बिलबिला उठता। वो इस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था मगर मेरे हाथ भी एक बार फिर हरकत में आ गए थे। इस मरतबा ज़रब उसके जबड़े पर लगी, उसका जबड़ा टूट गया, मुंह से खून बह निकला और वो ज़मीन पर उस बकरे की तरह तड़पने लगा जिसके गले पर चुरी फेर कर छोड़ दिया गया हो। मैंने एक बार फिर राइफल ऊपर उठा ली, लेकिन उस वक्त एक निस्वानी चीख की आवाज़ सुनकर चौंक गया। वो राबिया की चीख थी। मैंने हाथ रोक लिया। चिंगारियाँ बरसाती हुई नज़रों से खाक में तड़पते हुए भारतीय फौजी की तरफ देखा। वो खून में लथपथ था और उठने के काबिल नहीं रहा था। मैंने उसे उठने के काबिल छोड़ा ही नहीं था। दोनों घुटने तोड़ दिए थे। 2-4 पसलियाँ भी टूट गई होंगी। पसली की एक हड्डी भी राइफल की ज़रब का शिकार हुई थी और जबड़ा टूट जाने से वो मुंह भरकर खून उगल रहा था। ऐसी सूरत में तो इसका जिंदा बच जाना भी एक मौजज़ा ही कहलाता था। राबिया की चीख दोबारा सुनाई दी तो मैं मुड़कर उसकी तरफ दौड़ा। ये चीख उस गली की तरफ से आई थी जहाँ चाची जुलेखा का घर था। मैं उस तरफ मुड़ते ही रुक गया। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। वो 2 फौजी थे जिनमें एक ने राबिया को बालों से पकड़ रखा था। राइफल उसके बाएं हाथ में थी, दूसरे ने राइफल कांधे पर लटका रखी थी और राबिया को काबू में करने की कोशिश कर रहा था जो अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रही थी। इस खींचातानी में उसकी कमीज तार हो चुकी थी और उसका बालाई जिस्म बरहना हो रहा था। मैं चिंगाटता हुआ उनकी तरफ लपका। राइफल को इस मरतबा भी मैंने नाल की तरफ से लट की तरह पकड़ रखा था। वो दोनों फौजी मेरी चिंगाट सुनकर मेरी तरफ मुड़े। एक फौजी ने राबिया के बाल छोड़ दिए और राइफल को दोनों हाथों में संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले ही मैं उससे टकरा गया और उसे घसीटता हुआ दूर तक ले गया। राइफल उसके हाथ से छूट कर गिर गई थी और इत्तेफाक से मेरी राइफल भी मेरे हाथ से गिर गई। दूसरा फौजी अब राबिया को बालों से पकड़कर घसीटने लगा था। वो शायद मौके से फ़ायदा उठाकर राबिया को वहां से निकाल ले जाना चाहता था। मेरे हरीफ फौजी ने संभल कर मुझ पर हमला कर दिया। उसके वजनी बूट की ठोकर मेरी पिंडली पर लगी। मैं बेख्तियार चीख उठा और लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरा। मेरी संभलने की कोशिश कामयाब न हो सकी। उसके बूट की ठोकरें मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर पड़ती रहीं। हर ठोकर के साथ मैं चीख उठता, लेकिन बिलाखिर मुझे संभलने का मौका मिल गया। फौजी ने उस वक्त मेरे मुंह पर जोरदार घोंसा जमा दिया। मेरा जबड़ा हिल कर रह गया, दांतों से खून बह निकला। अपने मुंह में ही खून का जायका महसूस करके मुझ पर जुनून सतारी हो गया। मैं तो अभी 9 उम्र था, इसमें शुबा नहीं जिस्मानी लिहाज से मैं अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही लगता था, मगर वो मुझसे ज़्यादा कदावर और कहीं ताकतवर था। अगर वो मेरी गर्दन पकड़ लेता तो शायद हड्डी टूट जाती। मेरा और उसका मुकाबला नहीं था, लेकिन मेरे अंदर न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। एक जज्बा था, जुनून था, जो मेरे अंदर छुपी हुई कुव्वत को तकवीयत दे रहा था। मैंने नताइज की परवाह किए बगैर इस हट्टे कट्टे भारतीय सुरमा पर छलांग लगा दी और उसे रुगेदता हुआ दूर तक ले गया। ये गली तंग सी थी, वो एक दीवार से टकरा गया। मैंने 2 कदम पीछे हटकर उसके पेट में सर से जोरदार टक्कर मार दी। वो चीखता हुआ दोहरा हो गया। उसने सीधा होने की कोशिश की तो मैंने सर की दूसरी टक्कर उसके चेहरे पर मारी। वो एक बार फिर बिलबिला उठा। उसकी नाक से खून बह निकला था। मैंने तीसरी टक्कर मारना चाहिए तो वो भी तेजी से एक तरफ हट गया। मैं अपनी झोंक में दीवार से टकराया मगर फौरन संभल गया। पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर उनकी पूजा करने वाले उस सूरमा की बाहों में शायद दम नहीं रहा था। उसने मुझ पर हमला करने के बजाय ज़मीन पर पड़ी हुई अपनी राइफल की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन मैंने उसे राइफल तक पहुंचने नहीं दिया। मैंने अपनी जगह से उछलकर उसके कोहले पर जोरदार ठोकर लगा दी। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरा। मैं राइफल की तरफ लपका। उस फौजी ने भी बड़ी फुर्ती से संभल कर राइफल पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन मैं इससे पहले राइफल पर हाथ डाल चुका था। राइफल के आगे संगीन लगी हुई थी। वो भारतीय सुरमा जैसे ही मेरी तरफ झपटा, मैंने राइफल को दोनों हाथों में थाम कर पूरी कुव्वत से संगीन उसके पेट में घोंप दी। उस भारतीय सुरमा के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। मैंने एक झटके से राइफल पीछे खींच ली। वो पेट पकड़कर दोहरा हो। तकलीफ और खौफ की शिद्दत से उसकी आंखें हल्कों से उबल पड़ी थी। राबिया की चीखों की आवाज़ें अब दूसरी गली से आ रही थी। दूसरा फौजी राबिया को घसीटता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया था। मुझे पहली मरतबा एहसास हुआ कि इस तरफ से कुछ और लोगों के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मैं दौड़ता हुआ गली के मोड़ पर पहुंच गया। उस तरफ की सूरत हाल बहुत संगीन थी। तकरीबन 50 गज आगे एक मकान को आग लगी हुई थी। औरतें, बच्चे और मर्द चीखते हुए बाहर आ रहे थे। उस जलते हुए मकान से फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। 3 भारतीय फौजी फायरिंग करते हुए उस मकान से बाहर आ गए। उनमें से एक 9 उम्र लड़की को बालों से पकड़कर घसीटता बाहर लाया था। मेरे खून की गर्दिश खतरनाक हद तक तेज़ हो गई। वो चाची जुलेखा का मकान था और वो लड़की चाची जुलेखा की बेटी थी। चाची जुलेखा से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन ऐसा रिश्ता ज़रूर था जो खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा मुकद्दस और मजबूत है, इंसानियत और मज़हब का रिश्ता। वो
वो हम में से एक थी। उसका शौहर कई साल पहले कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गया था। 15 साला शम्मो उसकी इकलौती बेटी थी, बेहद हसीन। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और इस वक्त खूनखार भेड़ियों के चंगुल में फंस गई थी। राबिया भी उन भेड़ियों के चंगुल में थी। मैंने राइफल सीधी कर ली और उस फौजी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया जिसने शम्मो को बालों से जकड़ रखा था। मुझे मायूसी नहीं हुई। गोली उस फौजी के सर में लगी और इसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए। उसकी गिरफ्त से निजात मिलते ही शम्मो दरवाजे के अंदर की तरफ गिरी। बेड़िया सिफ्त फौजियों ने अंधाधुंध फायर खोल दिए। बस्ती के लोग अपने आप को बचाने की जद्दोजहद तो कर रहे थे मगर वो निहत्ते थे और भारतीय फौजियों को इस किस्म की जवाबी कार्रवाई की तवक्का नहीं थी कि राइफल की गोली से उनके एक साथी की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जिस फौजी ने मेरी बहन राबिया को दबोच रखा था वो भी राबिया को छोड़कर दौड़ता हुआ आगे जाकर अपने साथियों से मिल गया। उनकी राइफलें आग बरसा रही थीं। मैंने चाची जुलेखा और एक बूढ़े आदमी को गोलियों से छलनी होकर गिरते देखा और फिर किसी फौजी की एक गोली ने मासूम शम्मो को भी चाल लिया। मैं भी एक मकान के दरवाजे के करीब दीवार के साथ खड़ा फायरिंग कर रहा था मगर मेरे मुकाबले पर 3-4 फौजी थे जो पोजीशन लेकर फायर कर रहे थे। मैं जिस दीवार के सहारे खड़ा था उसका एक हिस्सा आगे को निकला हुआ था जिससे मुझे कुछ आड़ मिल गई थी। गोलियां मेरे आसपास से गुजर रही थीं। इस दौरान मेरे करीब वाला दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी से खुला और एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, शमरोज़ अंदर आ जाओ, जल्दी करो। मैंने गर्दन घुमा कर देखा, वो चाची ज़ैनब थी। मेरा घर इसी मोहल्ले में था। सब एक दूसरे के शनासा थे, घरों में आना जाना था। मैं ढेर उम्र मर्दों को चाचा और औरतों को चाची कहा करता था। नहीं चाची, तुम अंदर जाओ और दरवाज़ा बंद कर लो, मैंने जवाब दिया और मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। एक 8-9 साल की उम्र का बच्चा और एक अधेड़ उम्र औरत भी भारतीय सुरमाओं की बर्बरियत का शिकार हो चुकी थी। उस मासूम बच्चे को 2 गोलियां लगी थी, खून बह रहा था और वो मरगे बिस्मिल की तरह खाक में लूट रहा था और फिर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मेरी बहन राबिया ने उठकर एक मकान के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की मगर चीखती हुई ढेर हो गई और खाक में लौटने लगी। उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। मैं सन्नाटे में आ गया। एक लम्हे को सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सलब हो गईं, दिमाग पर बर्फ सी जम गई। मैं फटी फटी सी नज़रों से खाक में तड़पती हुई राबिया को देखता रहा। मेरी नज़रें कभी तड़पते हुए उस मासूम बच्चे की तरफ उठ जाती और कभी राबिया की तरफ, और फिर जैसे मैं होश में आ गया मैंने राइफल को आगे निकाल कर ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट में एक फौजी की चीख भी सुनाई दी। मैंने ट्रिगर से उस वक्त तक उंगली नहीं हटाई जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गया। दूसरी तरफ से भी गोलियां बरसाई जा रही थीं। मैंने खाली राइफल एक तरफ फेंक दी और नताइज से बेनियाज होकर आड़ से निकल कर राबिया की लाश की तरफ दौड़ना चाहता था कि पीछे खड़ी हुई चाची जीनत ने मुझे कमीज़ के कॉलर से पकड़कर दरवाजे में खींच लिया। पागल हो गए हो, वो चीखी, तुम 2 कदम भी आगे नहीं जा सकोगे, वो तुम्हें छलनी कर देंगे। उन्होंने राबिया को मार दिया, चाची मासूम खालिद को खाको खून में लौटा दिया, चाची जुलेखा को मार दिया, शम्मो को गोली से उड़ा दिया। मुझे छोड़ दो चाची, मैं उन वैश्यों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पागल मत बनो शमरोज़, चाची ज़ैनब ने चीख कर कहा, तुम राबिया और दूसरों की अब कोई मदद नहीं कर सकते, वो तुम्हें भी मार डालेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हें जिंदा रहना है, इस खून का हिसाब लेना है जो तुम्हारी आंखों के सामने उस खाक में जज़ब हो रहा है। वादी की सरजमीन को इन खूनखार भेड़ियों के गंदे वजूद से पाक करना है और ये सब कुछ तुम जिंदा रहकर ही कर सकते हो। इस तरफ से छत पर चढ़कर दूसरी तरफ निकल जाओ, ये सोचने का वक्त नहीं है, देर मत करो। चाची ज़ैनब ने मुझे अंदर खींचकर धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी मगर चाची ज़ैनब की बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। चाची ज़ैनब ने ठीक कहा था, मैं राबिया, खालिद, चाची जुलेखा या उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता था जो भारतीय फौजियों की गोली से छलनी हो गए थे। मैं जिंदा रहकर ही उनके खून का बदला ले सकता था और उस सरजमीन को भारतीयों के गंदे वजूद से पाक करने के लिए उन मुजाहिदीन के लिए मददगार साबित हो सकता था जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगा रखी थी। मैं फ़रार का रास्ता तलाश करने लगा। उस तरफ चाची ज़ैनब चीखी, सीढ़ियों पर चढ़कर अब्बासी भाई की छत पर कूद जाओ, उस तरफ से तुम्हें भागने का रास्ता मिल जाएगा। गली में फायरिंग के साथ अब दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। मैं सहन में सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियाँ लकड़ी के तख्तों की थीं। अभी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि बाहर से दरवाजे पर ज़रबे लगाई जाने लगी। वो लोग शायद राइफलों के बट मार मार कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं रुककर पीछे देखने लगा। भाग जाओ, जल्दी करो, चाची ज़ैनब चीखी। उसने दोनों हाथों से दरवाजे पर दबाव डाल रखा था ताकि भारतीय फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोका जा सके। दरवाजे पर जोरदार ज़रबे लगाई जा रही थी। मैं सीढ़ियों पर दौड़ने लगा और फिर चाची ज़ैनब की चीख सुनाई दी। दरवाज़ा टूट गया था और वो पुश्त के बल गिरी थी। कहाँ छुपाया है तुमने उस अगरवादी को, बताओ, जल्दी करो। मेरे सामने उस वक्त 3-4 सीढ़ियाँ रह गई
गई थी। ये गरजदार आवाज़ सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। चाची ज़ैनब पुश्त के बल ज़मीन पर पड़ी थी। एक फ़ौजी ने अपना पैर उसकी पेट पर रखा हुआ था और दोनों हाथों में पकड़ी हुई राइफ़ल की संगीन इसके सीने से लगा रखी थी। नहीं नहीं बताऊंगी कुछ भी, चाची ज़ैनब ने जवाब दिया। उसके लहजे में थरथराहट थी, लेकिन उसमें खौफ का अंसर शामिल नहीं था। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं सीढ़ियों पर से उन दरिंदों पर छलांग लगा दूं, लेकिन इस तरह मैं चाची ज़ैनब की कोई मदद नहीं कर सकता था, बल्कि खुद अपनी जान से भी हाथ धो बैठता। सीढ़ियों की एक तरफ मकान की दीवार थी और दूसरी तरफ पतली सी दीवार ही की तरह 2.5-3 फीट ऊंची रेलिंग थी। मैं उसकी आड़ में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। अभी आखिरी से पहले वाली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि फायर के साथ चाची ज़ैनब की चीख सुनाई दी। मैं बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उस बेरहम भारतीय फौजी ने चाची ज़ैनब के सीने पर गोली चला दी थी। चाची ज़ैनब के सीने से खून का फुआरा उबल पड़ा। फौजी ने अपना पैर उसके पेट से हटा लिया था। चाची तड़पने लगी। वो रहा छत पर। एक फौजी की चीखती हुई आवाज़ सुनकर मैं जैसे होश में आ गया था। उस छत पर छलांग लगा दी मैंने। एक फायर हुआ और एक दहकता हुआ अंगारा मेरी पिंडली में उतरता चला गया। मेरी बाईं टांग पहले ही जख्मी थी और अब भी वही टांग जद में आई थी। गोली पिंडली का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी। मैं मुंह के बल गिरा, लेकिन दूसरे ही लम्हे उठकर लंगड़ाता हुआ छत के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ा। छत पर दौड़ते हुए मैंने एक तायराना नज़र अपनी इतराफ में भी डाली थी। चाची जुलेखा के घर से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मेरा घर भी अब मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में था। बस्ती के दूसरे कई घरों से उठने वाले शोले और स्याह धुएं के बादल आसमान से बातें करते हुए महसूस हो रहे थे। लकड़ी के तख्तों की सीढ़ियों पर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं छत के दूसरे किनारे पर पहुंच चुका था। उस तरफ एक तंग सी गली थी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, भारतीय फौजी का सर सीढ़ियों पर नमूदार हो रहा था। मैं मुड़कर छत से छलांग लगा दी। छत तकरीबन 15 फीट ऊंची और नीचे गली कच्ची थी। मैं भद की आवाज़ के साथ गिरा, मगर अपना तवाज़न बरकरार न रख सका और एक तरफ लुढ़कता चला गया। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए उधर देखा। गली सुनसान पड़ी थी। चंद गज आगे बाएं तरफ एक तंग सी गली थी। मैंने उठकर उस तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर कराह कर रह गया। मेरी बाएं टांग से खून बह रहा था। तकलीफ बढ़ रही थी और टांग पर बोझ नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ रुकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। वो भेड़िया सिफत फौजी किसी भी लम्हे छत के उस किनारे पर पहुंच सकते थे। वो मुझे देखते ही फायर खोल देते। मैं उठकर लंगड़ाता हुआ अगले मोड़ की तरफ दौड़ा। मैं अपनी इन्हीं पीछो खम खाती हुई तंग सी गलियों में पलकर जवान हुआ था। इन गलियों से मैं अपने हाथ की लकीरों की तरह वाकिफ था। मैं जानता था कि अगर मैं अगली गली में दाखिल हो जाऊं तो मेरा ताकुब करने वाले फौजी मुझे तलाश नहीं कर सकेंगे। गली का वो मोड़ तकरीबन 20 गज के फासले पर था। मैं लंगड़ाता हुआ उस तरफ दौड़ता रहा। बस्ती में हर तरफ फायरिंग और चीखो पुकार, आहो फगा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मोड़ के करीब पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। चाची ज़ैनब वाले मकान की छत पर अब 2 फौजी नजर आ रहे थे। वो राइफलें संभाले गली में इधर उधर देख रहे थे और फिर उनमें से एक ने मुझे देख लिया और राइफल सीधी करते हुए फायर खोल दिया। मैंने दूसरी गली में छलांग लगा दी। लातादाद गोलियां मेरे पैरों के आसपास ज़मीन पर लगी। धूल उड़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लंगड़ाता हुआ एक तरफ दौड़ता रहा और चंद गज आगे एक और गली में दाखिल हो गया। आगे भी फायरिंग और चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैं इन पेचो खम खाती गलियों में दौड़ता रहा। मेरी टांग की तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। कहीं रुकने का मतलब मौत था, सिर्फ मौत। एक और गली में मुड़ते ही मैं ठठक कर रुक गया। आगे कुशादा बाजार था। सड़क की दूसरी तरफ एक फौजी जीप खड़ी थी, जिसके करीब एक मेजर और 2 फौजी खड़े थे। दोनों फौजी ऑटोमेटिक राइफलों से मकानों की छतों की तरफ फायरिंग कर रहे थे। मेजर के हाथ में भी रिवॉल्वर था। ये जीप गालबन बाद में कस्बे में आई थी। कस्बे में हर तरफ फौजी दंदनाते फिर रहे थे। उनके भारी बूटों की धमक और गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही थी। आग और खून का ये शैतानी खेल अपने उरूज पर पहुंच रहा था। ये वहशी भेड़िए इस कस्बे को पूरी तरह तबाह कर देने पर तुले हुए थे। अरे वो उस लड़के को पकड़ो उस गली में, मेजर की चीखती हुई आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। इसने मुझे देख लिया था। मैं मुड़कर गली में दौड़ने लगा। 2 फौजी मेरे पीछे आ रहे थे। टांग से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, जिससे मैं नकाहत सी महसूस करने लगा था। पैर भी पूरी तरह ज़मीन पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं मेंढक की तरह फुदकता हुआ दौड़ने की कोशिश करता रहा और फिर एक मोड़ घूमते ही मैं ठठक कर रुक गया। सामने वाली गली से भी 2 फौजी दौड़ते हुए आ रहे थे। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। मेरे सामने भी मौत थी और पीछे भी फरार का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इधर उधर देखा। गली में तमाम घरों के दरवाजे बंद थे। कहीं पनाह मिलने की तवक्का नहीं थी। मेरा पीछा करने वाले फौजी भी उस गली में आ गए थे। उन सब के पास राइफलें थी। वो बड़ी आसानी से मुझे छलनी कर सकते थे। एक फौजी ने राइफल सीधी भी की थी, लेकिन मुझे खाली हाथ देखकर उसने फायर करने का इरादा तर्क कर दिया और चंगाड़ता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं दोनों तरफ से घिर चुका था। मैं ये भी समझ गया था कि वो लोग मुझे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। मैंने भी उनसे भिड़ जाने का फैसला कर लिया। जिंदा पकड़े जाने का
मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। जो मुजाहिदीन या नौजवान लड़के शुबे में पकड़े जाते थे, उन्हें उस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था कि वो मरने की दुआएं मांगते थे, मगर उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता था। सामने से आने वाला एक फौजी जैसे ही करीब पहुंचा, मैंने उस पर छलांग लगा दी और उसे साल लेता हुआ नीचे गिरा। मैंने गिरते ही दोनों हाथ उसके गले पर रखकर पूरी कुव्वत से उसका नरखरा दबाने लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझ पर ठोकरों की बारिश हो गई। तीनों फौजी मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसा रहे थे। इसके साथ ही उनके मुंह से यह गलीज गालियां भी निकल रही थीं। एक फौजी ने राइफल का बट मेरे कांधे पर मारा। मेरा ये कांधा पहले ही जख्मी था। मैं तकलीफ से चीख उठा, लेकिन अपने नीचे दबे हुए फौजी का गला नहीं छोड़ा। मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसती रहीं। कांधे पर पड़ने वाली एक और ज़रब से मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई और फिर दो फौजियों ने मुझे खींच कर अलग कर दिया। इसके साथ ही मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश में शिद्दत आ गई। मैं चीखते हुए अपने बचाव की कोशिश करता रहा और फिर सर पर पड़ने वाली एक ठोकर से मेरा दिमाग झंझना उठा। पहले तो मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करती रहीं, फिर धुंध सी छाने लगी जो बतदरीज दबीज होती चली गई। मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मुझे पैरों से पकड़कर मुर्दा कुत्ते की तरह घसीटा जा रहा था। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। तारीकी ने मेरे जहन को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया था। आंख खुली तो मैं पथरीली ज़मीन पर पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद भी कुछ देर तक मेरी आंखों के सामने दबीज धुंध सी छाई हुई थी। मैंने सर को एक दो झटके दिए, दिमाग में टेसें उठने लगीं, लेकिन आंखों के सामने छाई हुई धुंध बतदरीज छटती चली गई थी। मैंने अपने आप को हरकत देने की कोशिश की तो बेख्तियार बिलबिला उठा। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। पूरे बदन में दर्द की लहरें बिजली के कोंदे की तरह लपक रही थीं। बाएं टांग लकड़ी के तख्ते की तरह कड़ी हुई थी और शदीद टेसें उठ रही थीं। मैंने आंखें बंद करके अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। चंद मिनट बाद मैंने दोबारा आंखें खोल दी और हरकत किए बगैर इधर उधर देखने लगा। माहौल पर मुलगजा उजाला था। मैं पिछले वाक़यात याद करने लगा। मेरे दिमाग में अगरचे धमाके हो रहे थे, मगर एक एक बात मुझे याद रही थी। दरिंदा सिफ्त भारतीय फ़ौजियों ने जब कस्बे पर हमला किया तो असर का वक़्त था। मेरे वालिद को मस्जिद में अजान देते हुए शहीद कर दिया गया था और फिर वो शैतानी खेल शुरू हो गया था जिसे देखकर आसमान भी काँप उठा होगा। एक एक वाक़या, चाची ज़ैनब, उन सब को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बस्ती के न जाने और कितने घरों को जलाकर राख किया होगा। मुझे वो आखिरी लम्हात भी याद थे जब मैं उन फौजियों से भिड़ गया था और फिर होशो हवास ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।